वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट। ये है सेकंड पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे और उनकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो चालू करते हैं। हेनरी फ्योल बॉर्न हुए थे फ्रांस में 1841 में। उन्हें डिग्री मिली थी माइनिंग इंजीनियरिंग की 1860 में और उन्होंने एज ए इंजीनियर काम करना चालू किया था कोल माइनिंग कंपनी में। देन 1888 में वो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रमोट हुए थे। उस टाइम पर कंपनी इंसॉल्वेंट की सिचुएशन में थी, फिर भी उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपने मैनेजरियल टेक्निक से वो उस कंपनी को इस सिचुएशन से बाहर लेकर आए और वो सक्सीड कर गए। जब वो रिटायर हुए 30 इयर्स के बाद कंपनी से, तो वो कंपनी एक कोल स्टील कंपनी को लीड कर रही थी जिसका फिनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं फ्योल के, तो वो जानते हैं हेनरी फ्योल फेमस हुए थे एज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट से, क्योंकि उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे। पहला था, उन्होंने एक क्लियर डिस्टिंक्शन बनाया था टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल के बीच में। दूसरा, उन्होंने कुछ मेन स्टेप्स आइडेंटिफाई करी थी मैनेजमेंट की प्रोसेस में, जो कि आज उसके मेजर फंक्शंस के नाम से जानी जाती है। तो वो थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर उसके बाद उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे मैनेजमेंट के, जो कि एज अ गाइडलाइन एक्ट करते हैं मैनेजर्स के लिए, जिससे वो अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएँ। तो पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, पूरा काम डिवाइड होना चाहिए छोटे छोटे टास्क में या फिर यूनिट में, इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क, यानी कि पूरा वर्क असाइन करने की वजह छोटे छोटे टास्क या फिर छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे एक पर्सन पे कोई भी बर्डन नहीं आए। उसके बाद ये जो काम डिवाइड होना चाहिए वो होना चाहिए उनके कैपेबिलिटी, क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब एक पर्सन परफॉर्म कर रहा होता है एक पार्ट ऑफ जॉब बार बार रिपीटेडली, तो वो उसमें परफेक्ट बन जाता है और स्पेशलाइज्ड बन जाता है, जिससे कंपनी के एफिशिएंसी लेवल भी इम्प्रूव होंगे। फ्योल बताते हैं कि ना सिर्फ फैक्ट्री वर्क बट टेक्निकल, मैनेजरियल और स्किल जॉब्स भी डिवाइडेड होनी चाहिए छोटे छोटे सेगमेंट्स में, जिससे वहाँ पर स्पेशलाइजेशन आ जाए। जैसे कि एग्जांपल है, बैंक में एक पर्सन है जो कि कैश रिसीव कर रहा है, एक पर्सन है जो कि कैश दे रहा है, दूसरा है जो उन सब की एंट्री कर रहा है पासबुक में, फिर अगला है वो लोन दे रहा है और एक है जो एफडी कर रहा है। तो वर्क डिवाइड है, साथ साथ बैंक ऑपरेट्स हो रही है एफिशिएंटली मैनर में। तो अब इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं कुछ। तो पहला है स्पेशलाइजेशन। तो जब वर्क डिवाइड होगा क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग, तो अपने आप ही बार बार करने पे उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। दूसरा है एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करते हैं। जब एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा होगा एक ही पार्ट जॉब का, तो वो उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा और इससे रिजल्ट में आएगा लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की कम वेस्टेज होगी। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, यानी कि अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। तो पहला है एफिशिएंसी की कमी होगी, दूसरा कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, तीसरा कोई भी वर्क में डुप्लीकेशन हो सकता है, चांसेस हैं। तो अगला आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, जिससे कोई क्या ले पाए, डिसीजन ले पाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स मतलब होता है ऑब्लिगेशन या फिर दायित्व, जिससे क्या कर पाए, वो अपनी जो जॉब उसे असाइन की है वो टाइम पर कंप्लीट कर पाए। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देयर मस्ट बी बैलेंस या फिर पैरिटी, किसके बीच में, अथॉरिटी के बीच में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। अगर हम ज़्यादा अथॉरिटी दे देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम देंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट लेकर आएगा। और अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे और अथॉरिटी कम देंगे तो ये क्या होगा, जॉब टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ अगर कोई मैनेजरियल पावर का मिसयूज़ कर रहा है या फिर अब्यूज़ कर रहा है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास उसके कुछ खुद के सेफगार्ड्स होने चाहिए इसके अगेंस्ट में, ठीक है। फिर आता है एक मैनेजर के पास राइट होना चाहिए कि वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर पाए, पनिश कर पाए। अगर सबऑर्डिनेट उसका लेजिटिमेट ऑर्डर नहीं मान रहा है तो, बट कब, जब वो अपनी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दे दे सबऑर्डिनेट को अपनी बात रखने के लिए। तो एग्जांपल है,
अगर किसी पर्सन को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो 100 यूनिट्स एक वीक में कंप्लीट कर पाए, पर हमने उसे अथॉरिटी नहीं दी कि वो रॉ मटेरियल क्या कर पाए, परचेज़ कर पाए। तो अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा स्टोर रूम में तो वो 100 यूनिट्स भी टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अब इस बात के लिए हम वर्कर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैचिंग में अथॉरिटी तो दी ही नहीं। तो अगर हम ज़्यादा अथॉरिटी दे देंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, बट अगर हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, कम अथॉरिटी देंगे, तो इससे क्या होगा, टाइम पर जॉब उसका या फिर वर्क उसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके बाद पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं इस प्रिंसिपल के? तो पहला है कोई भी मिसयूज़ नहीं होगा किसका, अथॉरिटी का। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना किसी डिले के टाइम पर कंप्लीट होने लगेंगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, नहीं मानते हैं? तो पहला, वर्क में डिले होगा या फिर कंप्लीट नहीं होगा वर्क, किसकी वजह से, क्योंकि अथॉरिटी क्या है, कम है। दूसरा, अथॉरिटी का मिसयूज़ हो सकता है क्योंकि हमने क्या दे रखी है, ज़्यादा अथॉरिटी दे रखी है। थर्ड है, वर्क का ओवरबर्डन हो जाएगा एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इसके बाद अगला प्रिंसिपल आता है डिसिप्लिन का। तो डिसिप्लिन मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट की उसको फॉलो करना, अच्छे सुपीरियर होना हर लेवल पे, क्लियर और एक फेयर अग्रीमेंट होना, किसके बीच में, सबऑर्डिनेट के बीच में और सुपीरियर के बीच में। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी होनी चाहिए भाई। उसके बाद फेल बताते हैं कि डिसिप्लिन जो है वो रिक्वायर्ड है सुपीरियर पे भी, साथ साथ सबऑर्डिनेट लेवल पे भी। डिसिप्लिनरी रूल्स जो हैं वो सिर्फ सबऑर्डिनेट पे ही नहीं होने चाहिए, बल्कि डिसिप्लिन तो सुपीरियर के लिए भी अच्छा होता है, तो वहाँ भी होना चाहिए। क्लियर और फेयर अग्रीमेंट होना चाहिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच, और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एम्प्लॉयज़ को जो है वो अपनी कमिटमेंट पूरी करनी ज़रूरी होगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड, क्या कर इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर। वहीं दूसरी तरफ सुपीरियर को भी अपने कमिटमेंट्स पूरे करने चाहिए, इंक्रीमेंट, प्रमोशन और वेज रिवीजन के प्रॉमिसेस को पूरा कर। इसके बाद अगला आता है पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं इस प्रिंसिपल के। तो देखो, पहला तो होगा सिस्टमेटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। फिर आता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो डिसऑर्डर हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, साथ ही साथ क्योस भी हो सकता है। दूसरा, रिसोर्सेज के वेस्टेजेस हो सकते हैं अगर डिसिप्लिन का एब्सेंस होगा तो। थर्ड है, वर्क में डिले हो सकता है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे। अगला आता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय को रिसीव होना चाहिए ऑर्डर एक ही सुपीरियर बॉस से, और वो अकाउंटेबल भी होना चाहिए उसी सुपीरियर को। इससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट के बीच में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। वरना क्या होगा, अगर सबऑर्डिनेट के ऊपर 4 सुपीरियर हैं और चारों अलग अलग सजेशन दे रहे हैं तो उसे कन्फ्यूजन होगा कि वो किसका सजेशन मानेगा या फिर किसका पहले एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के उनसे बोला गया है कि आप प्रोडक्शन थोड़ा धीरे करो, जिससे क्या होगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। ये किसने बोला है, प्रोडक्शन इंचार्ज ने। वही सेल्स इंचार्ज जो है उन्होंने एम्प्लॉय से बोला कि भाई प्रोडक्शन जल्दी करो, जिससे क्या हो जाए, पेंडिंग ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएं। तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉय क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका इंस्ट्रक्शन मानना चाहिए उसे। इसके बाद पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या है इस प्रिंसिपल की? तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा सबऑर्डिनेट के माइंड में। दूसरा, कोई भी ईगो क्लैशेज नहीं होंगे। थर्ड है, इफ़ेक्टिवनेस भी इम्प्रूव करेगा काम में। अब वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल विल लीड टू द फॉलोइंग, यानी कि अगर इस प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तो पहला तो कन्फ्यूजन होगा सभी एम्प्लॉयज़ के माइंड में। दूसरा, सबऑर्डिनेट को चांस मिल जाएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का, क्या कर एक्सक्यूज़ेस देकर। थर्ड, ईगो क्लैशेस होगा अलग अलग सुपीरियर्स के बीच में। फोर्थ, डिफ़िकल्टी होगी डिसिप्लिन को मेंटेन करने में, किस में, ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद अगला आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक यूनिट मतलब एक प्लान, जिसका मतलब होगा सारे मेंबर्स और सारे एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनके एफ़र्ट्स किसकी तरफ डायरेक्ट कर दीजिए, कॉमन गोल को अचीव करने की तरफ। अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो इससे क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन भी आएगा सब लोगों के बीच में। इसके बाद हर डिपार्टमेंट और ग्रुप
उनके कुछ ना कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव तो होते ही हैं, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, वन हेड और वन प्लान होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोड्यूस कर रही है अलग अलग लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स, कन्फेक्शनरी आइटम्स, तो हर प्रोडक्ट की खुद की कोई मार्केट होगी और खुद का बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। तो हर डिवीज़न को क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए अपने टारगेट, और हर एम्प्लॉय जो कि उस डिवीज़न का है उसे एफर्ट्स डालने चाहिए जिससे क्या कर पाए, प्लान अचीव कर पाए अपने डिवीज़न के अंदर और एफर्ट्स को डायरेक्ट करके। ठीक है, इसके बाद पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इस प्रिंसिपल के, तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा। दूसरा, सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके एफर्ट्स एक तरफ में ही डायरेक्ट हो जाएंगे और जिससे क्या होगा, कॉमन गोल का अचीवमेंट हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर इस प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे, तो पहला है कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन की कमी होगी। दूसरा, एफर्ट्स की वेस्टेजेस होगी, रिसोर्सेज की वेस्टेजेस होगी अगर सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे तो। थर्ड है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में क्या आएगी, परेशानी आएगी। तो अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के बीच में और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में डिफरेंस। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, तो प्रिंसिपल बोलता है कि हर एक बॉस के ऊपर एक सबऑर्डिनेट होना चाहिए। ये क्या बोलता है कि हर डिवीज़न का या फिर हर यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि मेन पर्पस है यूनिटी ऑफ कमांड का वो है कन्फ्यूजन को हटाना, साथ ही साथ सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन पर्पस क्या है, तो पर्पस है भाई सबके एफर्ट्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट कर देना जिससे मेन ऑब्जेक्टिव जो है डिपार्टमेंट का वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। थर्ड पॉइंट है, ये प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वो जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसके बीच में क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किससे रिलेटेड है, तो ये प्रिंसिपल रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल पर यूनिट, उसके क्या फंक्शन होने चाहिए, इसके बीच में क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, सिस्टमैटिक वर्किंग में रिजल्ट लेकर आते हैं, साथ ही साथ एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करते हैं, किसके साथ, कन्फ्यूजन और क्योटिक कंडीशंस को रिमूव कर कर। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में तो ये प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ यानी कि अलग अलग लोग जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके बीच में क्या लेकर आता है, कोऑर्डिनेशन लेकर आता है। तो अगला प्रिंसिपल आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसे किसकी जगह ले लेनी चाहिए, इंडिविजुअल या फिर एम्प्लॉयज़ की इंटरेस्ट की जगह। पर ये बात कब इम्प्लीमेंट होगी, जब दोनों के इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हों। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में देखो, एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक ऑब्जेक्टिव होता है, साथ में जो उसमें काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़, उनका भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब देखो, अगर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम डायरेक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम डायरेक्शन में नहीं है तो पहले तो मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए कि वो सेम डायरेक्शन में ला सके, और अगर फिर भी पूरा नहीं हो पाता है तो क्या करना चाहिए, फिर इंडिविजुअल गोल को क्या कर देना चाहिए, सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए। उसके बाद मैनेजर्स मस्ट टेक ऑल द डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट नॉट इज पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि मैनेजर को सारे डिसीजन लेने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, किसको प्रायोरिटी में रखकर, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को रखकर, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट को। मैनेजर, इसके बाद आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो रॉ मटेरियल ख़रीद रहा है मैनेजर, तो उसे क्या करना चाहिए, प्राइसेस कंपेयर कर लेनी चाहिए और क्वालिटी कंपेयर कर लेनी चाहिए सारे सप्लायर की, ना कि ये कि वो अपने कोई रिलेटिव को क्या दे दे, इस चीज़ का ऑर्डर दे दे, किसको मिसयूज़ कर कर, अपनी पावर को मिसयूज़ कर कर। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इस प्रिंसिपल के, तो पहला तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा। दूसरा, कोऑर्डिनेशन होगा, किसके बीच में, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम इस प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे तो कोई अचीवमेंट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल का, पहला तो। दूसरा, एम्प्लॉयज़ भी सफ़र करेंगे लॉन्ग रन में।
इसके बाद अगला प्रिंसिपल आता है रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में है उन्हें फेयरली और एडिक्वेटली अमाउंट में रिम्यूनरेशन देना चाहिए, जिससे उन्हें क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। एम्प्लॉयज़ को क्या देना चाहिए, फेयर वेजेस, सैलरी, जो कि एटलीस्ट एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करा पाए उन सबको। उसी टाइम पर कंपनी की पेइंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी लोन लेकर अपने वर्कर्स को क्या दे रही है, रिम्यूनरेशन दे रही है, नहीं, पहले कंपनी की पेइंग कैपेसिटी भी देखनी पड़ेगी। तो फेयर वेज डिटरमाइन हो सकती है किन चीज़ों से, तो पहला तो फाइनेंशियल कैपेसिटी से, दूसरा माइंड में रखकर किस चीज़ को, मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट को, उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पर्टिकुलर ईयर में ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है तो देखो एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयर होल्डर या फिर ओनर्स को देने के अलावा कुछ पार्ट प्रॉफिट का एम्प्लॉयज़ को भी देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बोनस। ये क्या करेगा, एनकरेज करेगा, साथ ही साथ मोटिवेट करेगा, जिससे एम्प्लॉयज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे और फिर बाद में आपको प्रॉफिट फिर इंक्रीज़ होगा कंपनी का। उसके बाद पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या है इस प्रिंसिपल के, तो पहला तो है एम्प्लॉयज़ क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाते हैं। एम्प्लॉयज़ क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाते हैं। डिवोशन एंड कमिटमेंट आ जाती है जो एम्प्लॉयज़ की, वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भाई इस प्रिंसिपल के, तो पहला तो टर्नओवर इंक्रीज़ कर देता है एम्प्लॉयज़ का। दूसरा डिससेटिस्फेक्शन, साथ ही साथ डीमोटिवेशन लेके आता है किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में। फिर अगला प्रिंसिपल आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखो सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल, यानी कि पूरी पावर किसके बीच में, किनके हाथों में रखना, टॉप लेवल पे जो लोग हैं उन कुछ लोगों के हाथों में रखना। ये क्या हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन। वेयरएज इसका जस्ट अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कहाँ पर, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, यानी कि टॉप में भी, मिडल में भी, साथ ही साथ ऑपरेशनल या फिर लोअर में भी। अब फ्योल के अकॉर्डिंग एक कंपनी जो है वो ना ही कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड हो सकती है ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हो सकती है, बट उन दोनों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब ये किस पर डिपेंड करता है भाई, नेचर और साइज़ किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो सकती है और मैनेज्ड हो सकती है किसके साथ, सेंट्रलाइज्ड टेक्निक के साथ, पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए ही पड़ेगा। सेकेंडली, अगर एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट होंगे और कॉम्पिटेंट होंगे तो उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है और उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन की जा सकती है किसकी, पावर की। बट अगर एम्प्लॉयज़ फुल्ली डेवलप्ड नहीं है या फिर नंबर्स में कम है तो फिर वहाँ पर तो सेंट्रलाइजेशन ही काम करेगा। फ्योल एडवाइज्ड करते हैं कि ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, बट एक फर्म में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे कंट्री में जो पंचायत है उन्हें पावर दी गई है डिसाइड करने और स्पेंड फंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ विलेजेस, यानी कि भाई वो डिसाइड कर ले और क्या डिसाइड कर ले कि वो अपने फंड्स कहाँ पर स्पेंड करेंगे जो गवर्नमेंट ने उन्हें दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा नेशनल लेवल पे। क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन नेशनल लेवल पे। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं अब इस प्रिंसिपल के, तो बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि दोनों के बेनिफिट मिल जाएंगे आपको। दूसरा, फास्ट डिसीजन होगा किस पर, ऑपरेशनल लेवल पर, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा टॉप लेवल से, यानी कि फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा। आपने जब पावर क्या कर दी है, डिसेंट्रलाइज कर दी है, तो ऑपरेशनल लेवल भी कुछ अथॉरिटी मिली है, यानी कि वो भी क्या कर सकता है, पावर है तो वो भी क्या ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। बट इन्हें जो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, टॉप लेवल करेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस प्रिंसिपल को वायलेट करने के, तो देखो पहला तो है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन क्या होगा, डिसीजन में डिले लाएगा। क्या लाएगा, डिसीजन में डिले लाएगा। दूसरा,
कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन क्या लेकर आएगा, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, यानी कि सब जगह पावर बांट दी, अब कोई उसका क्या कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, गलत तरीके से यूज़ कर रहा है अपनी अथॉरिटी को। तो इससे क्या होगा, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी काम नहीं करेगा। देखते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। तो पहला तो देखते हैं मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है कि भाई पावर का कॉन्सेंट्रेशन होना किसके हाथों में, हायर लेवल के हाथों में सिर्फ। इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। फिर अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि टॉप मैनेजमेंट के पास ही फिर मैक्सिमम अथॉरिटी यानी कि पावर टू टेक डिसीजन रहेगा सेंट्रलाइजेशन में, और मिडल और लोअर मैनेजमेंट के साथ बहुत कम रहेगी। वेयरएज़ डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, अथॉरिटी जो है वो सिस्टमैटिकली डिवाइड होगी, कहाँ पर, हर लेवल में। उसके बाद अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी या फिर चेन ऑफ सुपीरियर, कहाँ पर, हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक पर। फियोल बताते हैं कि ये चेन जो है वो फॉलो होनी चाहिए स्ट्रिक्टली हर ऑर्गेनाइजेशन में। एवरी इंफॉर्मेशन जो है वो पास होनी चाहिए थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, कोई स्किपिंग नहीं होना चाहिए एक की का। उसके बाद अब देखो ये जो फिगर है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर यहाँ पर किसी को कम्युनिकेट करना है, जैसे ए को कम्युनिकेट करना है एफ़ तक अपनी बात, तो क्या करेगा, पहले ए बी के पास, बी सी के पास, सी डी के पास, डी ई के पास और ई एफ़ के पास। और ऐसे ही अगर यहाँ पर कम्युनिकेट करना है तो ए एल के पास, एल एम के पास, एम एन एन के पास, ओ के पास डी। ये क्या होता है, स्केलर चेन होती है। इस स्केलर चेन के अकॉर्डिंग अगर ई को कांटेक्ट करना है डायरेक्ट किससे, ओ से, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा कि पहले डी सी बी ए एल एम एन ओ ऐसे जाना पड़ेगा। अगर ये चेन टूट जाती है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा और उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन पे। बट कईयों बार क्या होता है, स्केलर चेन क्या बन जाती है, एक लॉन्ग प्रोसेस बन जाती है, और अगर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें पास करनी है तो वो डिले हो जाती है। तो इमरजेंसी और अर्जेंट इन्फॉर्मेशन के केस में क्या बताया है फेयोल ने कि एक शॉर्टकट चेन बनेगी जिसे हम गैंगप्लैंक कहेंगे। गैंगप्लैंक क्या होता है, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कि अलग अलग पोजीशन पे काम कर रहे होंगे बिना किसी स्केलर चेन को फॉलो करने से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ई को पास करनी है कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन ओ को, तो वो एक लॉन्ग रूट फॉलो ना करके स्केलर चेन का एक गैंगप्लैंक कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जो सी से सीधे ओ तक में होगा। जैसे यहाँ पर अगर बात करनी है ई को ओ से, तो ई ये रूट फॉलो ना कर कर एक गैंगप्लैंक बनाएगा जिससे ई डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है ओ से। अब पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है तो इस प्रिंसिपल के, पहला है सिस्टमेटिक फ्लो होगा इन्फॉर्मेशन का, दूसरा कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। अगला, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो पहला तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, दूसरा होगा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में कोई भी क्लैरिटी नहीं होगी। तो बेटा अगला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पर ऑर्डर का मतलब कोई कमांड से नहीं है, ऑर्डर का मतलब क्या है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट हो, किस चीज़ का, सारी चीज़ों का और सभी लोगों का। तो देखो समझते हैं, इस प्रिंसिपल में ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, पर क्या है, ऑर्डरली अरेंजमेंट हो, किसका, मैन का और मटेरियल का, और उनकी एक फ़िक्स प्लेस हो सभी चीज़ों की और सभी लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में। फेयोल बताते हैं कि सभी चीज़ों की एक फ़िक्स प्लेस होना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय को ढूंढने में चीज़ें अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो हर लोग का या फिर एम्प्लॉय का फ़िक्स्ड प्लेस, सीट या फिर कैबिन होना चाहिए, और हर टूल, इक्विपमेंट या थिंग्स सबको रखने की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, फ़िक्स्ड प्लेस होनी चाहिए, जिससे एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो उस चीज़ को ढूंढने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वर्कर ज़रूरत में है एक टूल के,
तो उसे वो चीज़ पता होनी चाहिए कि वो किस टूल बॉक्स में मिलेगा या फिर किस टूल रूम में मिलेगा। और अगर उसे कोई गाइडेंस चाहिए अपने सुपरवाइज़र से, तो उसे उनका फ़िक्स्ड केबिन और उनका फ़िक्स्ड जगह पता होना ज़रूरी है। अगर उसे फ़िक्स्ड प्लेस पता नहीं होगी तो वर्कर का क्या होगा, टाइम और एनर्जी दोनों चीज़ वेस्ट होंगी उस टूल को या फिर सुपरवाइज़र को ढूंढने में। इसके बाद पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं इस प्रिंसिपल के? तो पहला तो कोई वेस्टेज नहीं होगा टाइम में, मैन और मटेरियल को ढूंढने में, ठीक है। दूसरा, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग होगी, कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन में। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट कर देंगे? तो पहला तो होता है टाइम और एनर्जी का वेस्टेज होगा। दूसरा, सही समय पर सही लोगों को कांटेक्ट करने में दिक्कत आएगी, अपन वो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 11th प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? काइंड, फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट। किनको? सभी एम्प्लॉयज़ को। अब जब अपन सभी एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे तो एम्प्लॉयज़ भी अपना मैक्सिमम एफर्ट कहाँ पर डाल देंगे? ऑर्गेनाइजेशन के काम में, और इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। अगर एक मैनेजर बायस्ड है एम्प्लॉयज़ को डील करते वक्त, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, उन्हें बुरा लगेगा और वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक। अब बच्चों, इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि इक्वल सैलरी दो प्यून को भी और सुपरवाइज़र को भी, नहीं। इक्विटी का मतलब क्या होगा? डिसिप्लिनरी रूल्स जो हैं वो सभी के लिए सेम होने चाहिए, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड, पोजीशन या फिर जेंडर पे बेस्ड ना होकर। इक्विटी मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस बेसिस पे? सेक्स पर, रिलीजन पर, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी, इन सब पर, ठीक है। एग्ज़ाम्पल, एक मल्टीनेशनल कंपनी में पीपल जो काम कर रहे हैं वो अलग अलग नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं, फिर भी वो साथ में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडियन ओरिजिन सुंदर पिचाई क्या है? सीईओ हैं, कहाँ के? गूगल के। सुनील सूद क्या बन गए हैं? सीईओ, कहाँ के? वोडाफोन के। अब ये सारी कंपनीज़ क्या हैं? फॉरेन कंपनीज़ हैं, फिर भी नेशनैलिटी से बिलोंग कौन कर रहा है? अपने इंडियन लोग भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन तो ऑब्वियस नहीं होगा उनके बीच में। अब इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होंगे? तो पहला तो एम्प्लॉयज़ को क्या होगा? सेटिस्फाइड होंगे एम्प्लॉयज़, ठीक है। दूसरा, ये क्या करेगा? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है उसको भी बूस्टअप देगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो देखो, पहला तो डिससेटिस्फेक्शन होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में। दूसरा, इंक्रीज़ इन टर्नओवर। अब पूछोगे कि टर्नओवर में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये तो पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए प्रिंसिपल का, तो फिर ये इसमें क्यों आया है? तो यहाँ पर टर्नओवर का मतलब क्या होगा बेटा? टर्नओवर का मतलब है लोगों से, लोगों का टर्नओवर। किनका टर्नओवर? लोगों का। यानी कि अगर आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे, तो इससे क्या होगा? लोगों का टर्नओवर बढ़ेगा, है ना, कंपनी का नहीं, लोगों का। इसलिए ये इंक्रीज़ इन टर्नओवर वायलेशन वाले हेड में आता है। तीसरा, अनहेल्दी रिलेशनशिप होगा, किसके बीच में? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। इसके बाद अगला प्रिंसिपल आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। तो देखो, इसका मतलब होता है कोई भी फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन या फिर ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। यानी कि सिंपल वर्ड्स में लोगों को उनका समय मिलना चाहिए एडिक्वेट, जिससे वो अपने जॉब को सीख सके और काम कर सके उस पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट को क्या देना चाहिए? फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में, क्योंकि अगर जॉब को लेकर एम्प्लॉयज़ के बीच में इनसिक्योरिटी रहेगी तो एम्प्लॉयज़ अपने मैक्सिमम तक कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रिक्वेंट यानी कि बार बार टर्नओवर जो होगा वो एम्प्लॉयज़ का, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही नहीं होता। और ऐसे डिसीजन मस्ट बी टेकन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। और टर्मिनेशन जैसे डिसीज़न आपको किसी एम्प्लॉय के लिए तभी लेना चाहिए जब आपने एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रखा हो, प्रॉपर मेंटरशिप दे रखी हो, फिर भी वो लीस्ट इंटरेस्टेड है आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, या फिर नेगेटिव रिजल्ट लेकर आ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तब आपको टर्मिनेशन जैसे फैसले लेने चाहिए। उसके बाद ना सिर्फ टर्नओवर पर फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र
या फिर रोटेशन, वो भी अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होगा, एक पर्सन को थोड़ा टाइम तो लगता है कि वो अपने जॉब के बारे में सीखे, उसमें सेटल हो पाए, और जैसे ही वो सेटल हुआ उसे मिलता है क्या, एक ट्रांसफ़र ऑर्डर। तो अब उसने जो भी सीखा उसका क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी अपने रिसोर्सेज लगाए उसका भी वेस्टेज हो जाएगा, और एम्प्लॉय भी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र या फिर रोटेशन भी अवॉइड करने चाहिए। अब पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या है इस प्रिंसिपल के, तो पहला, एफिशिएंसी लेवल इम्प्रूव होता है, किसका, एम्प्लॉयज़ का। दूसरा, टाइम या फिर रिसोर्सेज में कुछ भी वेस्टेज नहीं होगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो बेटा पहला होता है रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा जब अपन न्यू जॉब सीखेंगे तब, ठीक है। दूसरा, फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन होगा एम्प्लॉयज़ में। फिर आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, पहली स्टेप लेना सेल्फ मोटिवेशन के साथ। फ्योल सजेस्ट करते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में होने हैं, एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो कुछ इनिशिएटिव दे पाएँ एक प्लान के लिए। ये उन्हें क्या देंगे, इमेंस सेटिस्फेक्शन देंगे, ठीक है। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए, जो भी सजेशन या फिर आइडिया दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, उनका वेलकम करना चाहिए प्लान बनाने से पहले। इनिशिएटिव मतलब डिसोबीडेंस नहीं होता, यानी कि एक बार डिसीज़न बन गया तो फिर मैनेजमेंट क्या करेगा, एम्प्लॉय को फिर सजेशन नहीं देना है, फिर क्या करना है, जो मैनेजर ने प्लान बना दिया है उसे फॉलो करना है, फिर चाहे वो उसकी एम्प्लॉय की सजेशन के हिसाब से हो या फिर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिफोर सेटिंग अप ऑफ अ प्लान, मैनेजर क्या करे, वेलकम करे सारे सजेशन और सारे आइडियाज़ जो भी एम्प्लॉयज़ दे रहे हैं, और उनको मैक्सिमम पार्टिसिपेशन तक लेकर आए। पर एक बार जब प्लान बन गया तो फिर एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए जैसा मैनेजर ने फ्रेम किया है वैसा। अब पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इस प्रिंसिपल की, तो पहला होगा डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप होगी, किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में। जब वो ऐसा कंट्रीब्यूशन देंगे अपने पार्ट का तो उन्हें भी क्या लगेगा कि हाँ, हम इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। एम्प्लॉयज़ फिर क्या करेंगे, टारगेट टाइम पर अचीव करने लगेंगे, जैसा अगर लिखा हुआ है प्लान में, अगर वैसा करेंगे तो एम्प्लॉयज़ टाइम पर अचीव करने लगेंगे। दूसरा, अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो पहला है एम्प्लॉय जो है वो अपनी एबिलिटी जितनी कैपेसिटी है वहाँ तक वैसा काम नहीं कर पाएगा। दूसरा, एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या आएगा, डीमोटिवेशन आएगा। फिर लास्ट प्रिंसिपल आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट को एनकरेज करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट, यूनिटी और हार्मनी। यानी कि ये क्या लेकर आएगा, कोऑर्डिनेशन लेकर आएगा और कोऑपरेशन लेकर आएगा। कहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन में। एक मैनेजर को आय को रिप्लेस कर देना चाहिए वी से। जैसे कि अगर मैनेजर बोलेगा कि मैं ये टारगेट अचीव कर लूँगा तो उसे किसे रिप्लेस कर देना चाहिए, इस सेंटेंस को वी से, कि हम ये टारगेट क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। ये क्या करेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाएगा, ठीक है, और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग भी लेकर आएगा टीम मेंबर्स के बीच में। दूसरा, इससे पेनल्टीज़ का यूज़ जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रोडक्शन मैनेजर को टारगेट मिला है 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करने का और उसका पूरा एक ग्रुप है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स, तो वो टारगेट को जब डिवाइड करेगा तो क्या होगा कि अगर पर बंदा 10-10 यूनिट भी बनाएगा तो टारगेट क्या हो जाएगा, अचीव हो पाएगा। अब प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट कहते हैं कि हर मेंबर जो भी ग्रुप पर है उन्हें सिर्फ अपने इंडिविजुअल के टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अगर किसी इंडिविजुअल के 10 यूनिट बन गए तो फिर वो दूसरे पर या किसी की हेल्प नहीं करेगा, नहीं। तो उन्हें किस टारगेट पर फोकस करना चाहिए, पूरे ग्रुप को जो टारगेट मिला है उस पर। अब अगर क्या होता है, 2 वर्कर बीमार हो जाते हैं तो बाकी 8 मेंबर्स को उनका काम क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है इंडिविजुअल टारगेट में, और इससे क्या होगा, ग्रुप का टारगेट भी अचीव हो जाएगा, साथ ही साथ इंडिविजुअल का टारगेट भी अचीव हो रहा है। अब बेटा इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो पहला तो टीम स्पिरिट को डेवलप करता है, ठीक है। दूसरा, ग्रुप गोल का अचीवमेंट होता है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो पहला तो है टीम गोल हो सकता है अचीव ना हो, क्योंकि सब अगर इंडिविजुअल गोल को प्रेफरेंस देंगे तो इससे क्या होगा, टीम गोल हो सकता है अचीव ना हो।
अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो। दूसरा, कोई भी टीम स्पिरिट की फीलिंग या फिर बिलोंगिंगनेस नहीं आएगी। साथ ही साथ ज़्यादा स्ट्रेस आएगा अगर इंडिविजुअल पे काम कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो ये कुछ थे प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल एक स्लाइड में। ठीक है, पहला था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड था प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेवेंथ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल, एट्थ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, नाइन्थ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, 10th प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, 11th प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, 12th स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, 13th प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, 14th प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो ये 14 थे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल जो उन्होंने दिए हैं। तो सेकंड पार्ट में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट जो है हम चालू करेंगे, वो करेंगे F.W. टेलर ने जो भी प्रिंसिपल्स निकाले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।